हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एनसीईआरटी बायोलॉजी हिंदी मीडियम कक्षा 12 का प्रथम अध्याय जीव में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके 4 भाग हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन चारों ही भागों के वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियोस या प्लेलिस्ट में जाइए और उन भागों को पहले देखें, उसके बाद इस भाग को आप देखें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वह है अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं, अगर आपको याद होगा लैंगिक जनन में क्या होता है, एक नर युग्मक होता है और दूसरा मादा युग्मक होता है, अर्थात एन और एन। दोनों ही लैंगिक जनन के दौरान 2n अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं। 2n अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो कि आगे चलकर एक भ्रूण बनाता है और भ्रूण जो समसूत्री विभाजन के द्वारा विकसित होता है तो एक नया जीव बन जाता है। लेकिन अनिषेक जनन में होता क्या है कि जो ये मादा युग्मक है, निषेचन के द्वारा जायगोट नहीं बनाएगा। जो ये मादा युग्मक होगा सीधे सीधे नए जीव में बदलने लगता है, अर्थात मादा युग्मक में लगातार समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन होने के बाद एक नए जीव में ये बदल जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक के अंडाणु नए जीव में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन कहते हैं, जैसे मधुमक्खी और छिपकलियों में। तो आइए एक चित्र की सहायता से इसको समझते हैं। जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें एक रानी होती है जो कि 2 तरीके के अंडे देती है। नंबर पहला, ये निषेचित अंडा देगी और दूसरा अनिषेचित अंडा देगी। अर्थात जो मधुमक्खी होती है वो 2 प्रकार के अंडे देती है। नंबर पहला, ऐसा जो अंडा जो कि नर जो युग्मक होगा उसके साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जो निषेचन की प्रक्रिया होगी, तो इस प्रकार के जो अंडे को क्या कहेंगे हम, फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। ठीक है, ये होगा कैसे, जैसे एक नर मधुमक्खी होगा जिसको हम ड्रोन कहते हैं। वो ड्रोन क्या करेगा, वो नर युग्मक वो भी बनाएगा, ठीक है, और मादा युग्मक बनाएगी ये क्वीन। दोनों ही मिल जाएंगे तो इन दोनों के मिलने से n+n मिलेगा तो क्या बनेगा, 2n बनेगा। ठीक है, 2n बनेगा। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे, अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रकार का एग वो सीधे सीधे जिसको हम क्या कहते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग कह रहे हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग कह रहे हैं। दूसरा जो एग होगा वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, जिसको हम हेप्लॉइड भी कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। वो किसी भी नर युग्मक के साथ नहीं जुड़ेगा, फिर भी नया जीव बना देगा। ठीक है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग था, सीधे से जो अंडाणु था वो किसी दूसरे नर युग्मक के साथ जुड़ा ही नहीं और सीधे सीधे उसने क्या बना दिया, एक नया जीव अर्थात मधुमक्खी, नर मधुमक्खी बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी, ये होगी पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। होता क्या है कि जो मधुमक्खी का जो दूसरा जो एग था वो नर युग्मक के साथ जुड़ा और उससे क्या बन गया, 2n अर्थात जाइगोट बन गया, और जाइगोट से क्या बनेगी, फीमेल मधुमक्खी बनेगी। ठीक है, और उस फीमेल मधुमक्खी, जैसे बहुत सारी फीमेल मधुमक्खियां बन गई, तो कुछ मधुमक्खी को रॉयल फूड खिलाया जाता है, बहुत अच्छा शाही खाना एक तरह से आप कह सकते हो, उसको खिलाया जाता है। उससे क्या बनेगी, उससे एक क्वीन बन जाती, उससे जो अच्छा खाना अगर खिलाया जाएगा उससे क्या बनेगी, उससे क्वीन या रानी मधुमक्खी बनने लगती है। और जिसको बहुत अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो दूसरे तरीके के कुछ जो मधुमक्खियां होंगी, फीमेल मधुमक्खियां, उनको क्या कहते हैं, वर्कर कहते हैं, जो कि कार्य करने वाले होते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो ड्रोन मधुमक्खी है, इसका केवल काम है कि मादा के साथ निषेचन में भाग लेना, अर्थात ये नर युग्मक बनाएगा और कोई कार्य इसका नहीं होता है। जो ड्रोन होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, ड्रोन क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। और जो रानी होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। और जो वर्कर होते हैं, वर्कर भी क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस को हमने इस डायग्राम की सहायता से समझा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एनसीईआरटी बुक में कुछ टॉपिक और दिए गए हैं। उनमें से पहला है किशोर चरण, या जिसको हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल
फेज कहते हैं। यह चरण किसी जीव के लैंगिक जनन के योग्य बनने से पूर्व की अवस्था है। अर्थात हम जानते हैं कि जो जन्म से लेकर जनन अवस्था है उसके बीच की एक फेज होती है, एक अवस्था होती है। कोई जीव जन्म लेता है तब से लेकर वो लैंगिक जनन के लिए परिपक्व जब होता है या जनन के लिए जब परिपक्व होता है, जन्म से लेकर कोई जीव जनन के लिए जब परिपक्व होता है, उसके बीच की जो अवस्था होगी उसे हम क्या कहेंगे? किशोर अवस्था कहेंगे। यह अवस्था, इस अवस्था के बाद ही जीव लैंगिक रूप से परिपक्व होता है। ठीक है, इसको पौधों में क्या कहते हैं? कायिक अवस्था या वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रजनक चरण या रिप्रोडक्टिव फेज। अर्थात जैसे हमने देखा कि जो जीव जन्म से लेकर प्रजनन अवस्था से पहले का जो चरण होगा उसको हमने क्या कहा? किशोरावस्था का या जो किशोर चरण कहा। इसके बाद किशोर चरण के ठीक बाद ऐसा चरण जिसमें कोई भी जीवधारी प्रजनन योग्य बनता है, उसमें प्रजनन की क्षमता विकसित हो जाती है, उस चरण को हम क्या कहते हैं? जनन अवस्था या प्रजनक चरण या रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। यह एक ऐसी अवधि है जब एक जीव यौन रूप से प्रजनन करता है। इसी प्रावस्था में, इसी अवस्था में, इसी फेज में जो पौधे होते हैं उनमें पुष्पन का भी प्रारंभ होता है। ठीक है, अर्थात प्रजनक चरण क्या है? प्रजनक चरण वह चरण है जिसमें कोई जीवधारी प्रजनन योग्य बनता है, अर्थात उसमें प्रजनन जो अंग होंगे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। उनमें जो नर युग्मक और मादा युग्मकों का अब निर्माण होने लगता है, अर्थात वह जीव पूर्ण रूप से यौन क्रियाओं के लिए उपलब्ध हो जाता है या तैयार हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले चरण की तरफ। तीसरा चरण है जीर्णता चरण या जीर्णावस्था, जिसे हम सेनेसेंट फेज भी कहते हैं। किसी भी जीवधारी के जीवन का यह आखिरी चरण होता है या अंतिम चरण होता है। इस चरण में जीव अपनी जो प्रजनन योग्य जो क्षमता होती है वह खो चुका होता है, अर्थात यह वह अवधि होती है जब कोई जीव प्रजनन करने की क्षमता खो देता है और बूढ़ा हो जाता है। इसे हम वृद्धावस्था भी कहते हैं। पौधों में इस अवस्था में पत्तियां झड़ने लगती हैं। अर्थात हम लोगों ने 3 चरण पढ़े, फिर आप रिवाइज करिए। किशोर चरण जिसमें कोई जीवधारी जन्म से लेकर प्रजनन योग्य होने से पहले की जो अवस्था होगी उसे हम किशोर अवस्था कहेंगे या किशोर चरण कहेंगे। और दूसरा क्या है? प्रजनक चरण, जिसमें कोई जीवधारी प्रजनन योग्य बनता है, उसमें प्रजनन के जो अंग हैं पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, उनमें नर युग्मक मादा युग्मक बनने लगते हैं। और तीसरा चरण जो है जीर्णता चरण, प्रजनन करने की क्षमता इस चरण में जीव पूर्ण रूप से खो देता है। पौधों में इसमें क्या होता है? पत्तियां भी झड़ने लगती हैं और व्यक्ति या जो भी जीव होता है वो बूढ़ा हो जाता है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो आइए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक एनसीईआरटी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी दिए गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे उनका भी जिक्र करना चाहा। ये जो चल बीजाणु या जूस्पोर किसे कहते हैं, या प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट ये आता है कि जो चल बीजाणु होता है जूस्पोर, उसमें और जो युग्मनज होता है जाइगोट, उनके बीच में अंतर पूछा जाता है। तो इसमें पहला टॉपिक है अलैंगिक चल बीजाणु या जूस्पोर। तो ये होता क्या है? इनका निर्माण, पहला जो है इसमें, इनका निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। कुछ शैवालों में हमने देखा, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें अलैंगिक जनन के दौरान कुछ स्पोर क्या कुछ बीजाणु बनते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन के दौरान कुछ बीजाणु क्या होंगे? बनेंगे। होता क्या है कि जो शैवाल होता है उनका जो शरीर होता है वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है, उनका शरीर क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ऑलरेडी जो शरीर है एन है, ध्यान से सुनिएगा कि शैवालों का शरीर ऑलरेडी एन है, अर्थात ऑलरेडी हैप्लॉइड है, ऑलरेडी क्या है? अगुणित है। इनमें क्या होगा? नॉर्मली तो क्या होता है कि जब युग्मक बनता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जब एन है शरीर, तो इस पे क्या होगा? जो युग्मक बनेंगे वो अर्धसूत्री विभाजन से न बनकर किससे बनेंगे? समसूत्री विभाजन के द्वारा बनेंगे। ठीक है, और जिससे कि जो बीजाणु बनेंगे वो क्या है? अगुणित हैं, और जिस संरचना से बीजाणु है वो भी संरचना क्या है? अगुणित है। ठीक है, तो इनका निर्माण अगुणित जनन अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। और दूसरा क्या है? चल बीजाणु सामान्यतया, ठीक है, सामान्य, इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए ग्रामेटिकल मिस्टेक में। चल बीजाणु सामान्यतया शैवालों में बनते हैं। जो शैवाल होते हैं उनमें चल बीजाणु बनते हैं। चल मतलब चलना, मोटाइल, बीजाणु अलैंगिक
जो स्पोर होती है उसको हम बीजाणु कहते हैं। अर्थात इनमें क्या होगा, इनमें सीलिया या कह सकते हैं कि फ्लेजिला प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर सकती है, ये चल सकते हैं। इनका निर्माण जनन कोशिकाओं में सूत्र विभाजन के द्वारा होता है। अब भी मैंने आपको समझाया डायग्राम की सहायता से कि सूत्र विभाजन अर्थात एक कोशिका डिवाइड होगी, जो दो कोशिकाएं नहीं बनेंगी, तो पहले कोशिका में जितने क्रोमोसोम होंगे उतनी ही अगली कोशिका में भी पाई जाएंगी। फिर तीसरा है सीलिया या पक्षमा, यह है पक्षमा के कारण चल बीजाणु चल होता है, अर्थात इसमें सीलिया या एक तरह से फ्लेजिला पाया जाता है। फिर है चल बीजाणु अगुणित होते हैं, अगुणित मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं इनमें। एक डायग्राम की सहायता से इसको समझते हैं। ये है चल बीजाणु या जिसको हम जू स्पोर कहते हैं। चल मतलब चलने वाला, चल या जू स्पोर कहते हैं। जू मतलब क्या होता है, एनिमल, स्पोर मतलब बीजाणु, एनिमल चलते हैं। इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, अर्थात ऐसे बीजाणु, ऐसे अलैंगिक बीजाणु जो चल सकते हैं, अर्थात उनमें फ्लेजिला या सीलिया पाया जाएगा, जिसकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं। ये अलैंगिक बीजाणु होते हैं, ये शैवालों में पाए जाते हैं। तो आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं, युग्मनज या जाइगोट। आपने पढ़ा है कि एक ये नर युग्मक है और ये क्या है, मादा युग्मक है। दोनों अगर मिल जाते हैं तो 2n अर्थात किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है। ये कब होता है, ये होता है लैंगिक जनन में। ऐसे जीव जिनमें लैंगिक जनन हो रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला है इसमें जो इसका पॉइंट है, पहला इसका लक्षण है, इसका निर्माण या इनका निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। दूसरा है युग्मनज का निर्माण सभी जीवों में लैंगिक जनन के समय नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, इनके जुड़ने से जो संरचना बनेगी जाइगोट, अर्थात जाइगोट का निर्माण किस दौरान होगा, जब नर और मादा युग्मक लैंगिक जनन में मिलेंगे। तीसरा युग्मनज अचल होते हैं। क्यों होते हैं अचल, क्योंकि जो युग्मनज होगा एक स्थान पर बनता है, क्योंकि जो चल होंगे वो क्या होंगे, युग्मक होंगे। नर युग्मक चल होगा और मादा युग्मक अचल है, एक स्थान पर मादा युग्मक नर युग्मक जाएगा और मादा युग्मक से जुड़ेगा। जुड़ने के बाद जो संरचना युग्मनज बनेगी, अब उसको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तो एक जगह स्टेगनेंट है, अर्थात एक जगह स्थिर है, इसीलिए उसको कहीं जाना है नहीं, इसीलिए उसमें कोई भी फ्लेजिला की संरचना नहीं पाई जाएगी, अर्थात ये अचल होते हैं। युग्मनज द्विगुणित होते हैं, अर्थात 2n। ठीक है, द्विगुणित का मतलब 2n, जैसे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसमें ये संरचना क्या होती है, द्विगुणित होती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक डायग्राम की सहायता से आप इसको समझिए कि जो युग्मनज होगा, युग्मनज में हमने देखा है इसमें फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन के समय एक मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, शुक्राणु और ये अंडाणु, तो दोनों मिलेंगे तो उससे जो संरचना बनेगी क्या बनेगी, उससे संरचना बनेगी जाइगोट। ठीक है, और क्रोमोसोम इसमें आप ध्यान देंगे, क्रोमोसोम की संरचना कितनी है। अब इसकी अगर इसमें क्रोमोसोम 2 हैं, इसमें देखिए इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो इनमें कितने क्रोमोसोम आएंगे, टोटल 4 आ जाएंगे। 2 और 2 प्लस 2 और 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि जैसे इसमें ये दिखाया गया है, आप एनसीईआरटी बुक में भी इसको देखेंगे, उसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर जीवों का नाम दिया है, इसमें अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या, अर्थात इसमें जीव का नाम दिया गया पहले, जो सारणी पहले लिस्ट में, पहले जो कॉलम में, दूसरे कॉलम में उस जीव में कुल संख्या डिप्लॉयड अर्थात 2n डिप्लॉयड या द्विगुणित संख्या उस जीव में कितनी होती है। तीसरे में दिया है कि उसमें जो युग्मक बनेंगे, ठीक है, अर्थात अगुणित जो युग्मक बनेंगे उसमें संख्या कितनी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक एक करके आप इसको बना सकते हैं। नंबर पहला है मनुष्य है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर कितनी होती है, 46 होती है, तो n बराबर कितनी हो जाएगी, अगर 2n बराबर 46 है, ठीक है, तो n बराबर कितनी हो जाएगी, n बराबर 46 अपॉन 2 हो जाएगा, बराबर कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थात n बराबर 23 है। उसी तरह से जो घरेलू मक्खी दिया है उसमें 2n बराबर, ये क्या है, 2n है, 2n बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2n बराबर 12, तो उसका बट्टा 2 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चूहे में 2n नहीं दिया है, n बराबर दिया है 21, अर्थात n बराबर 21, 2n मतलब 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 42। कुत्ते में जो क्रोमोसोम है 78, अर्थात 2n बराबर कितने दिए, 78 क्यों है, अर्थात
शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या है उसके प्रत्येक कोशिका में 2n बराबर 78 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 78/2 हो जाएगा। ठीक है, 78/2 हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर 39। इस तरह से बाकी जो नीचे तक प्रश्न है इसको आप अपने बुक में, अपने एनसीईआरटी की बुक में इसको सॉल्व करिए। अगर 2n, ये 2n है, 2n बराबर कितना दिया है, और या अगर 2n है तब भी आप n निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर n दिया है तो आप उससे इजिली 2n निकाल सकते हैं। तो इसको आप इसके आगे खुद करिए। अब हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आपको अगले चैप्टर में ही मिलेंगे। अगले चैप्टर में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसके संबंध में हम लोग विस्तार पूर्वक अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि अगले वीडियो को जल्द से जल्द मैं लेकर आपके बीच आऊँगा। तब तक आप इन 5 वीडियो को देखिए, इनके नोट्स तैयार कीजिए। अगर आपके मन में कुछ डाउट भी है तो बार बार इन वीडियोस को देखेंगे तो वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। अगर आप लगातार इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।